नमस्कार दोस्तों। आज हम समय की धूल हटाकर उस भारत को देखने जा रहे हैं जो 1947 से पहले था। वो भारत जो आजाद नहीं था, वो भारत जो संघर्ष कर रहा था, वो भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक शोषण, राजनीतिक दमन और सामाजिक चुनौतियों के बीच जकड़ता चला गया। अगर हम 1947 से पहले के भारत को समझना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अंग्रेजों के दौर को नहीं, बल्कि उस लंबे इतिहास को भी समझना होगा जिसने भारत को समृद्ध बनाया और फिर उसी समृद्धि को उसकी कमजोरी बना दिया। सदियों पहले भारत विश्व व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, नदियां जीवन देती थीं, किसान मेहनती थे और कारीगरों के हाथों में जादू था। ढाका की मलमल इतनी महीन मानी जाती थी कि उसे हवा में बुन दिया गया कपड़ा कहा जाता था। भारतीय मसाले यूरोप तक जाते थे। रेशम, कपास, चाय और नील दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। और यही कारण था कि यूरोपीय शक्तियां भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्तों की खोज में निकल पड़ी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के इरादे से आई। शुरुआत में वे व्यापारी थे, लेकिन व्यापार के साथ सत्ता की महत्वाकांक्षा भी आई और 1757 की प्लासी की लड़ाई ने भारत के इतिहास की दिशा बदल गई। इस जीत के बाद कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन गई। धीरे धीरे संधियों, युद्धों और फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से भारतीय रियासतों को कमजोर किया गया और 1858 तक आते आते कंपनी का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। यानी अब भारत पर ब्रिटेन की सरकार का सीधा नियंत्रण था। 1947 से पहले का भारत राजनीतिक रूप से गुलाम था। यहाँ का सर्वोच्च पद वायसराय के पास होता था, जो ब्रिटेन के राजा या रानी का प्रतिनिधि होता था। कानून अंग्रेज बनाते थे, फैसले अंग्रेज लेते थे और भारतीयों की भूमिका सीमित थी। प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश कठिन था। भारतीयों को उच्च पदों पर कम अवसर मिलते थे और यदि मिलते भी थे तो बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। प्रेस पर नियंत्रण था, भाषण की स्वतंत्रता सीमित थी, विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया जाता था और कठोर कानूनों के जरिए जनता को दबाकर रखा जाता था। आर्थिक स्थिति की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नुकसान धन के निरंतर बाहर जाने से हुआ, जिसे कई विचारकों ने धन की निकासी कहा। भारत से कच्चा माल सस्ते दामों पर लिया जाता, इंग्लैंड में उससे तैयार माल बनाया जाता और वही माल भारत में ऊंचे दामों पर बेचा जाता। इससे भारतीय उद्योगों का पतन हुआ, खासकर हथकरघा उद्योग लगभग समाप्त हो गया। लाखों बुनकर बेरोजगार हो गए, गांवों में गरीबी फैल गई और पारंपरिक कारीगरी कमजोर पड़ गई। किसान भारी करों के बोझ तले दबे थे, लगान समय पर न देने पर जमीन छिन सकती थी, सूखा या बाढ़ आने पर भी कर माफ नहीं होता था। परिणाम स्वरूप कर्ज बढ़ता गया और साहूकारों पर निर्भरता बढ़ी। 1943 का बंगाल अकाल इस शोषण और प्रशासनिक विफलता का एक भयावह उदाहरण था। लाखों लोग भूख से मर गए, जबकि अनाज की उपलब्धता होते हुए भी वितरण और नीतिगत निर्णयों की कमी ने स्थिति को भयावह बना दिया। सामाजिक रूप से भारत विविधताओं से भरा था, लेकिन चुनौतियों से भी घिरा था। जाति व्यवस्था गहरी थी, महिलाओं की स्थिति कई क्षेत्रों में कमजोर थी, बाल विवाह और अशिक्षा आम थी, साक्षरता दर बहुत कम थी। ग्रामीण भारत में बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वच्छ पानी सीमित थे। अधिकांश लोग मिट्टी के घरों में रहते थे और जीवन संघर्षपूर्ण था। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की, रेल, डाक और टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं विकसित की। 1853 में पहली रेल चली, जिसने दूरियों को कम किया, लेकिन इन व्यवस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण और संसाधनों के दोहन को आसान बनाना था। इसी बीच भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भले ही वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने आजादी की भावना को जन्म दिया। जो अपनी पहचान खोज रहा था, जो अपने अधिकारों के लिए संगठित हो रहा था, जो आर्थिक शोषण और राजनीतिक दमन के बावजूद अपने आत्मसम्मान को बचाए हुए था। वो भारत जिसने कष्ट सहे लेकिन हार नहीं मानी, जिसने कठिनाइयां देखीं लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी, जिसने विभाजन का दर्द सहा लेकिन स्वतंत्रता का स्वागत भी किया। और यही वो विरासत है जिसने आज के भारत को आकार दिया। और जब नया भारत जन्म लेने की दहलीज पर खड़ा था, तब 1947 से पहले का आखिरी दौर भावनाओं, डर, उम्मीद और अनिश्चितता का मिश्रण था। आम आदमी के लिए राजनीति सिर्फ अखबार की खबर नहीं रह गई थी, वो उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी।
गांवों की चौपालों में, शहरों की चाय की दुकानों पर, रेल के डिब्बों में, खेतों में काम करते किसानों के बीच हर जगह एक ही चर्चा होती थी, आज़ादी कब मिलेगी और उसके बाद क्या होगा। ये सवाल जितना सरल दिखता था उतना था नहीं, क्योंकि लोगों ने गुलामी में जीवन जीना सीखा था, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। 1947 से पहले का भारत प्रशासनिक रूप से एक विशाल लेकिन जटिल संरचना था। ब्रिटिश प्रांत अलग थे, रियासतें अलग थीं। कई देशी रियासतों के अपने राजा थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन तो थे लेकिन आंतरिक प्रशासन चलाते थे। ये व्यवस्था एक तरह से दोहरी सत्ता जैसी थी। आम जनता के लिए ये और भी उलझन भरा था कि असली निर्णय कौन लेता है। कर वसूली, कानून, पुलिस व्यवस्था सब कुछ ऊपर से नियंत्रित होता था। भारतीयों के बीच धीरे धीरे ये समझ विकसित हो रही थी कि जब तक सत्ता पूरी तरह अपने हाथ में नहीं होगी तब तक असली बदलाव संभव नहीं है। इस दौर में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र केवल डिग्री लेने नहीं आते थे, वे विचारों से भरे होते थे। बहसें होती थीं, क्रांतिकारी साहित्य पढ़ा जाता था, स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां प्रेरणा देती थीं। कई युवा पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। कुछ ने सत्याग्रह का रास्ता चुना, कुछ ने क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। जेल जाना सम्मान की बात समझी जाने लगी थी। परिवार अपने बेटों और बेटियों को संघर्ष के लिए भेजते समय डरते जरूर थे, लेकिन गर्व भी महसूस करते थे। महिलाओं की भागीदारी 1947 से पहले के भारत की एक महत्वपूर्ण कहानी है। पहले जहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति सीमित थी, वहीं स्वतंत्रता आंदोलन ने उन्हें एक नया मंच दिया। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, जेल यात्राएं की और समाज को यह दिखाया कि राष्ट्र निर्माण केवल पुरुषों का कार्य नहीं है। ये बदलाव धीरे धीरे सामाजिक सोच को भी बदल रहा था। आर्थिक रूप से स्थिति अभी भी कठिन थी। महंगाई बढ़ चुकी थी, रोजगार सीमित थे, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी गहरी थी। शहरों में उद्योग तो थे, लेकिन उनका स्वामित्व और नियंत्रण भारतीयों के हाथ में कम था। मजदूर वर्ग लंबे घंटे काम करता था, मजदूरी कम मिलती थी और श्रमिक अधिकारों की शुरुआत ही हो रही थी। फिर भी मजदूर संगठनों का निर्माण हो रहा था, हड़तालें हो रही थीं और अधिकारों की मांग उठ रही थी। ये सब मिलकर एक नए भारत की मानसिकता तैयार कर रहा था, एक ऐसा भारत जो चुप नहीं रहेगा। सांस्कृतिक रूप से भी एक नई चेतना उभर रही थी। साहित्य, कविता, गीत और नाटक स्वतंत्रता की भावना से भर चुके थे। कलाकार अपनी कला के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे थे। देशभक्ति के गीत लोगों के मन में ऊर्जा भर रहे थे। रेडियो का प्रसार बढ़ रहा था और समाचार तेजी से फैल रहे थे। संचार के साधनों ने लोगों को जोड़ा और आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप दिया। 1947 से पहले का भारत इसलिए भी अनोखा था क्योंकि उसमें विविधता के बावजूद एक साझा उद्देश्य जन्म ले चुका था। अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां होने के बावजूद स्वतंत्रता का सपना सबको जोड़ रहा था। हालांकि विभाजन की राजनीति ने इस एकता को चुनौती दी, लेकिन स्वतंत्रता की चाह ने लाखों लोगों को एक सूत्र में बांधे रखा। जैसे जैसे सत्ता हस्तांतरण की तारीख नजदीक आई, वैसे वैसे प्रशासनिक तैयारियां तेज हुईं। सीमाएं खींचने का कार्य चल रहा था, फाइलें स्थानांतरित हो रही थीं, नए अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही थी। पर जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए ये सब केवल कागजी प्रक्रिया नहीं थी, ये उनके घर, उनकी जमीन, उनके भविष्य से जुड़ा सवाल था। कई लोगों को अचानक पता चला कि वे एक नए देश के नागरिक बनने वाले हैं। ये बदलाव रोमांचक भी था और भयावह भी। और फिर वो क्षण आया जब आधी रात को एक नया राष्ट्र जन्मा। लेकिन उस जन्म की कीमत बहुत भारी थी। विभाजन की त्रासदी ने समाज को झकझोर दिया। लोग अपने सदियों पुराने घर छोड़ने को मजबूर हुए, शरणार्थी शिविर बने। नई सरकार को एक साथ अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विस्थापित लोगों का पुनर्वास, प्रशासनिक ढांचे का निर्माण, आर्थिक पुनर्गठन और एक संविधान बनाने की तैयारी। लेकिन इन सब की जड़ में जो कहानी थी वो 1947 से पहले के भारत की कहानी थी। वही संघर्ष, वही पीड़ा, वही जागृति इस नए भारत की नींव बने। अगर हम उस दौर को समझते हैं तो हमें यह भी समझ आता है कि स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, वो मानसिकता का परिवर्तन था। गुलामी से आत्मनिर्भरता की ओर, भय से आत्मविश्वास की ओर, बिखराव से निर्माण की ओर। और यही कारण है कि 1947 से पहले का भारत केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, वो आधार है जिस पर आज का भारत खड़ा है। वो संघर्ष है जिसने हमें लोकतंत्र की कीमत समझाई।
वो दौर है जिसने हमें सिखाया कि अधिकार पाने के लिए एकजुट होना पड़ता है। और वो समय है जिसने ये सिद्ध किया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर एक राष्ट्र जाग जाए तो उसे स्वतंत्र होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब हम 1947 से पहले के भारत को और गहराई से देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि ये केवल अंग्रेजों और भारतीयों के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये मानसिक स्वतंत्रता की भी लड़ाई थी। सदियों तक बाहरी शक्तियों के अधीन रहने के बाद भारतीय समाज के भीतर एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या हम स्वयं अपना शासन नहीं चला सकते? क्या हम अपनी नीतियां नहीं बना सकते? क्या हम अपने संसाधनों का उपयोग अपने लोगों के लिए नहीं कर सकते? यही प्रश्न धीरे धीरे आंदोलन की शक्ति बन गया। गांवों में किसान केवल लगान से परेशान नहीं थे, वे इस बात से भी आहत थे कि उनकी मेहनत का फल उनके हाथ में नहीं रहता था। शहरों में पढ़ा लिखा वर्ग केवल नौकरी में भेदभाव से नाराज नहीं था, वो इस सोच से विद्रोह कर रहा था कि भारतीय किसी भी दृष्टि से कमतर हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान अक्सर ये धारणा फैलाने की कोशिश की जाती थी कि भारत स्वयं शासन करने में सक्षम नहीं है, लेकिन 1947 से पहले के अंतिम दशकों में भारतीयों ने इस सोच को खुलकर चुनौती दी। इस दौर में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुईं जिन्होंने स्वतंत्रता की दिशा तय की। प्रांतीय चुनावों ने भारतीय नेताओं को प्रशासन का सीमित अनुभव दिया। अंतरिम सरकार के गठन ने यह संकेत दिया कि सत्ता हस्तांतरण अब दूर नहीं है। लेकिन इसी समय सांप्रदायिक राजनीति भी तेज हो रही थी। अलग राष्ट्र की मांग ने देश को भावनात्मक रूप से बांट दिया। लोग असमंजस में थे, क्या स्वतंत्रता एकजुट भारत के रूप में मिलेगी या विभाजन के साथ? ये अनिश्चितता 1947 से पहले के भारत की सबसे बड़ी मानसिक स्थिति थी। आर्थिक ढांचा उस समय पूरी तरह औपनिवेशिक हितों पर आधारित था। रेलवे का जाल फैला था, लेकिन उसका प्राथमिक उद्देश्य संसाधनों को बंदरगाहों तक पहुंचाना था। बंदरगाह व्यस्त थे, लेकिन व्यापार का लाभ भारत की जनता तक समान रूप से नहीं पहुंचता था। कर व्यवस्था ऐसी थी कि आम आदमी पर बोझ अधिक था। उद्योग सीमित थे, भारी उद्योगों का विकास लगभग नहीं के बराबर था। शिक्षा का प्रसार बढ़ा जरूर था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी अधिकांश लोग निरक्षर थे। स्वास्थ्य सुविधाएं अपर्याप्त थी, औसत जीवन प्रत्याशा कम थी, शिशु मृत्यु दर अधिक थी। फिर भी ये तस्वीर केवल निराशा की नहीं थी। 1947 से पहले के भारत में आत्मनिर्भरता की भावना भी जन्म ले चुकी थी। स्वदेशी आंदोलन ने लोगों को ये सिखाया कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार केवल आर्थिक कदम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। चरखा केवल एक उपकरण नहीं रहा, वो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन गया। लोगों ने स्थानीय उत्पादों को अपनाना शुरू किया। ये बदलाव छोटा दिख सकता है, लेकिन मानसिक स्तर पर यह बहुत बड़ा परिवर्तन था। शहरी क्षेत्रों में नई सोच विकसित हो रही थी। वकालत, पत्रकारिता, साहित्य और सामाजिक संगठनों के माध्यम से लोग खुलकर बहस करने लगे थे। सभाएं आयोजित होती थीं, प्रस्ताव पारित होते थे, ज्ञापन दिए जाते थे। ये सब एक लोकतांत्रिक संस्कृति की नींव रख रहा था, भले ही देश औपचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं था। ये अभ्यास बाद में स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र के लिए आधार बना। 1946 का समय विशेष रूप से निर्णायक था। नौसेना विद्रोह ने यह दिखाया कि असंतोष केवल जनता तक सीमित नहीं है, बल्कि सशस्त्र बलों के भीतर भी बेचैनी है। ये घटना ब्रिटिश शासन के लिए चेतावनी थी कि स्थिति को अधिक समय तक नियंत्रित रखना कठिन होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उपनिवेशवाद की आलोचना बढ़ रही थी। विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता की लहर कई देशों में फैल रही थी। भारत भी उसी वैश्विक परिवर्तन का हिस्सा बन रहा था। लेकिन जैसे जैसे स्वतंत्रता निकट आई, वैसे वैसे विभाजन की रेखाएं भी गहरी होती गईं। कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, लोगों के बीच अविश्वास बढ़ा। ये वो समय था जब पड़ोसी पड़ोसी से डरने लगा। 1947 से पहले के अंतिम महीनों में भय और आशा साथ साथ चल रहे थे। एक तरफ स्वतंत्रता का सपना साकार होने वाला था, दूसरी तरफ हिंसा का साया गहरा रहा था। जब सीमाएं खींची गईं तो वे केवल नक्शे पर नहीं खींची गईं, वे लोगों के दिलों पर भी खींच गईं। लाखों लोग रातों रात शरणार्थी बन गए। ट्रेनें भरी हुई चलती थीं, कुछ लोग नई शुरुआत की उम्मीद लेकर, कुछ लोग सब कुछ खोकर। गांव खाली हो रहे थे, शहरों में शरणार्थी शिविर बन रहे थे। प्रशासनिक ढांचा नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं था। फिर भी प्रयास जारी थे कि हालात संभाले जाएं। और इसी उथल पुथल के बीच एक नया सूरज उगा। स्वतंत्रता की घोषणा ने सदियों की गुलामी को समाप्त किया, लेकिन चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब असली परीक्षा शुरू होनी थी। एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण जिसकी अर्थव्यवस्था कमजोर थी, समाज विभाजित था, संसाधन सीमित थे और घाव ताजा थे।
लेकिन 1947 से पहले के भारत ने जो सबसे बड़ी पूंजी संचित की थी वो थी उसका अनुभव, उसका संघर्ष और उसकी सामूहिक चेतना। यही चेतना आगे चलकर संविधान निर्माण की प्रक्रिया में दिखाई दी। विविधताओं से भरे देश के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करना था जो सबको समान अधिकार दे सके। ये विचार अचानक पैदा नहीं हुआ था। इसकी जड़ें 1947 से पहले के उन्हीं वर्षों में थीं जब लोग अधिकार, प्रतिनिधित्व और न्याय की मांग कर रहे थे। अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1947 से पहले का भारत 3 स्तरों पर संघर्ष कर रहा था: राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए और सामाजिक सुधार के लिए। इन तीनों संघर्षों ने मिलकर स्वतंत्रता को संभव बनाया। ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये मानसिक और सामाजिक क्रांति थी। तो जब हम पूछते हैं कि 1947 से पहले भारत कैसा था, तो उत्तर सरल नहीं है। वो एक ऐसा देश था जो कभी अत्यंत समृद्ध था, फिर औपनिवेशिक शोषण का शिकार हुआ। वो एक ऐसा समाज था जो परंपराओं से बंधा था लेकिन बदलाव के लिए तैयार हो रहा था। वो एक ऐसी जनता थी जो पीड़ित थी लेकिन पराजित नहीं थी। 1947 से पहले का भारत दर्द और दृढ़ता दोनों का प्रतीक था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो, जब एक राष्ट्र अपने अधिकारों के लिए जाग जाता है तो इतिहास की दिशा बदल जाती है। और अब जब हम इस कहानी को उसके अंतिम और सबसे गहरे हिस्से तक लेकर चलते हैं तो हमें 1947 से पहले के भारत को केवल घटनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित समाज के रूप में देखना होगा। एक ऐसा समाज जो हर दिन संघर्ष करता था, हर दिन उम्मीद करता था और हर दिन बदलाव के बारे में सोचता था। आइए कल्पना करें 1940 के दशक के किसी सामान्य दिन की। सुबह गांव में सूरज उगता है, किसान बैलों के साथ खेत की ओर निकलता है। उसके पास आधुनिक मशीनें नहीं हैं, सिंचाई के सीमित साधन हैं, मौसम पर निर्भरता है और ऊपर से लगान का दबाव है। वो जानता है कि फसल अच्छी भी हो जाए तो भी उसका बड़ा हिस्सा कर के रूप में चला जाएगा। फिर भी वो मेहनत करता है क्योंकि उसके परिवार का जीवन उसी पर निर्भर है। शहर में एक मजदूर सुबह फैक्ट्री की सीटी सुनकर काम पर जाता है। लंबे घंटे, कम मजदूरी, श्रमिक अधिकारों की कमी, यही उसकी वास्तविकता है। फिर भी उसके भीतर कहीं ये भावना है कि देश बदल रहा है। वो सुनता है कि नेता भाषण दे रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, जेल भर रहे हैं। उसे पूरी राजनीति समझ में ना आए, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आता है कि जो चल रहा है वो हमेशा नहीं चलेगा। एक छात्र कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा है। वो कानून, इतिहास और राजनीति पढ़ रहा है। उसने विदेशी शासन के सिद्धांत पढ़े हैं। उसने स्वतंत्रता और लोकतंत्र के विचारों को जाना है। उसके मन में सवाल हैं, क्यों हमारे देश में निर्णय कोई और लेता है? क्यों हमारे संसाधनों पर हमारा नियंत्रण नहीं? वही छात्र आगे चलकर आंदोलन में भाग ले सकता है, जेल जा सकता है या स्वतंत्र भारत का प्रशासक बन सकता है। एक महिला जो पहले केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित मानी जाती थी, अब जुलूस में शामिल हो रही है। उसने सुना है कि देश को आज़ाद होना है और वो समझ चुकी है कि ये केवल पुरुषों का संघर्ष नहीं है। वो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करती है, चरखा चलाती है और अपने बच्चों को स्वतंत्रता की कहानियां सुनाती है। यही बदलाव समाज की जड़ों में हो रहा था। 1947 से पहले के भारत में शिक्षा का प्रसार सीमित था, लेकिन जो शिक्षित वर्ग उभरा उसने विचारों की क्रांति पैदा की। अखबारों ने जनता को जोड़ा, भाषणों ने लोगों को प्रेरित किया, कविताओं और गीतों ने भावनाओं को दिशा दी। स्वतंत्रता अब एक सपना नहीं, एक लक्ष्य बन चुकी थी। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने की राह सरल नहीं थी। 1857 के विद्रोह से लेकर 20वीं सदी के जन आंदोलनों तक हर दौर ने कीमत मांगी। जेलें भरी गईं, गोलियां चलीं, लोगों ने अपने प्राण दिए। कुछ ने अहिंसा का मार्ग चुना, कुछ ने सशस्त्र क्रांति का। विचार अलग हो सकते थे, लेकिन उद्देश्य एक था, स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध ने परिस्थिति को और जटिल बना दिया। भारत से सैनिक विदेशों में लड़े, संसाधन युद्ध में लगाए गए और बदले में देश को आर्थिक दबाव, महंगाई और कमी का सामना करना पड़ा। जनता के मन में प्रश्न और तेज हो गए, जब हमारे लोग युद्ध में लड़ सकते हैं तो हम अपने अधिकारों के लिए निर्णय क्यों नहीं ले सकते? 1946 और 1947 का समय सबसे निर्णायक था। सत्ता हस्तांतरण की बातचीत चल रही थी। एक तरफ स्वतंत्रता का क्षण निकट था, दूसरी तरफ विभाजन की आशंका बढ़ रही थी। कई स्थानों पर हिंसा भड़की, लोग डर गए। सदियों से साथ रहने वाले समुदायों के बीच अविश्वास पैदा हुआ। ये वो समय था जब इतिहास बहुत तेजी से बदल रहा था और आम आदमी उसके बीच खड़ा था, असमंजस में, आशंकित, लेकिन फिर भी उम्मीद से भरा। जब अंततः स्वतंत्रता की घोषणा हुई तो वो क्षण केवल राजनीतिक जीत नहीं था, वो मानसिक मुक्ति थी। लेकिन उसी क्षण विभाजन का दर्द भी सामने था। लाखों लोग विस्थापित हुए,
ट्रेनें शरणार्थियों से भरी थीं। लोग अपने घर, खेत, दुकानें, यादें सब पीछे छोड़ रहे थे। कुछ ने अपने परिवार खो दिए। ये स्वतंत्रता की कीमत थी जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। और फिर भी इसी अंधकार में एक नई शुरुआत का प्रकाश था। 1947 से पहले का भारत भले ही आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से जटिल और राजनीतिक रूप से गुलाम रहा हो, लेकिन उसने एक ऐसी चेतना पैदा कर दी थी जो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। उसने लोगों को सिखाया कि अधिकार मांगने से नहीं, संघर्ष से मिलते हैं। उसने समाज को ये समझाया कि विविधता कमजोरी नहीं, शक्ति हो सकती है। उसने ये दिखाया कि एक विशाल, विविध और जटिल देश भी एक साझा उद्देश्य से जुड़ सकता है। तो जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और पूछते हैं कि 1947 से पहले भारत कैसा था, तो हमें केवल गरीबी, शोषण और दमन की तस्वीर नहीं दिखती। हमें संघर्ष, साहस, जागृति और परिवर्तन की कहानी भी दिखती है। वो भारत जिसने पीड़ा सही लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। वो भारत जिसने विभाजन का दर्द सहा लेकिन लोकतंत्र का मार्ग चुना। वो भारत जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और स्वयं अपने भविष्य को गढ़ने का निर्णय लिया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। 1947 से पहले का भारत केवल इतिहास का एक बीता हुआ दौर नहीं है, वो आधार है जिस पर आज का भारत खड़ा है। अगर उस दौर के लोग हार मान लेते, अगर उन्होंने अन्याय को ही नियति मान लिया होता, तो शायद आज का भारत अस्तित्व में नहीं होता। लेकिन उन्होंने संघर्ष चुना, उन्होंने एकता चुनी, उन्होंने स्वतंत्रता चुनी। यही था 1947 से पहले का भारत। संघर्षों से तप कर निकला हुआ, विभाजन के दर्द से गुजरा हुआ, लेकिन आशा और आत्मविश्वास से भरा हुआ एक राष्ट्र जो अंततः स्वतंत्र हुआ